प्रद्युम्न का आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हुआ था। तभी से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। माँ सबको फ़ोन करके खुशखबरी दे रही थी। नानी, नाना, मामा, चाचा सबको ये खबर सुनाने के बाद माँ बुआ जी को कॉल लगा रही थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, माँ ने बहुत ही खुशी के साथ एक ही सांस में ये खबर बुआ जी को बताई। बुआ जी खुशी से फूली ना समा रही थीं। प्रद्युम्न का शुरू से ही अपनी बुआ के साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता था। कभी कभी जो बात वो अपनी माँ पिताजी से नहीं कह पाता था, वो बात वो बुआ जी से ही तो कहता था। हो भी क्यों ना, घर का पहला बच्चा था। जब उसका जन्म हुआ, बुआ की शादी भी नहीं हुई थी और कुंवारी बुआ के लिए वो किसी खिलौने से कम ना था। जब वो 2 साल का था, बुआ की शादी हुई, पर जो लगाव उनका प्रद्युम्न के लिए था, वो कभी कम ना हुआ। बुआ जी का विवाह रामपुर में हुआ था, जो बरेली से ज़्यादा दूर ना था, इसलिए बुआ जी का आना तो चलता ही रहता था। बुआ जी के 2 बच्चे थे। बड़ा वाला मीर कहने को तो प्रद्युम्न से 3 साल छोटा था, परंतु दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। मीर से छोटी शिवाली थी। जैसे ही मीर को भाई की उपलब्धि का पता चला, उसने प्रद्युम्न को कॉल करके उसको रामपुर आने का पुरजोर आग्रह किया, जिसमें शिवाली, बुआ, फूफा जी सबका अनुमोदन शामिल था। कानपुर जाने में अभी 2 महीने का समय था, तो प्रद्युम्न अपनी प्यारी बुआ के पास जाने को तड़प उठा। माँ की तो इच्छा भी नहीं थी कि वो इस समय अपने बेटे को कहीं जाने नहीं देना चाहती थी, परंतु प्रद्युम्न की खुशी के लिए उन्होंने 10 दिनों के लिए उसको जाने की आज्ञा दे ही दी। रामपुर, यहीं से तो शुरू होना था वो सुखद संयोग। प्रद्युम्न शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र था। क्लास में अव्वल आने के साथ ही संस्कारी भी। आज तक पढ़ाई ही मुख्य थी उसके लिए। इसके अलावा किसी भी बुरी संगत में भी नहीं था। पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं थी उसको। स्कूल में हजारों लड़कियां थीं, पर उसका ध्यान नहीं भटका। पर वो कहते हैं ना, इश्क तो ऐसी हवा है जो पत्थर में भी जान डाल दे। मगर ऐसा क्या होने वाला था। प्रद्युम्न को देखकर बुआ खुशी से बिछी जा रही थीं। उनके मनपसंद पकवानों से मेज भर दी थी। मीर और शिवाली 1 मिनट भी चुप नहीं हो रहे थे। इस पर प्रद्युम्न ने कहा कि वो अभी 10 दिन रुकेगा। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। उमस वाली गर्मी हो रही थी, जिसमें कूलर, पंखे सब फेल थे। मीर, प्रद्युम्न, शिवाली तीनों लूडो खेलकर समय काट रहे थे। ठंडा पानी पी कम रहे थे, पर एक दूसरे पर फेंक फेंक कर मस्ती कर रहे थे। प्रद्युम्न को सच में उन लोगों पर बड़ा प्यार आ रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली। शायद इतनी गर्मी के बाद इंद्र देवता को उन पर दया आ गई थी। अचानक ही काले काले बादल उमड़कर आसमां में बिछ गए। ठंडी ठंडी हवा छूकर जा रही थी, तो मन में जल तरंग बज रही थी। मिहिर और शिवाली छत पर जाने लगे, तो उन्होंने प्रद्युम्न से भी कहा, पर प्रद्युम्न ने सोचा कि यही बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो दोनों कहाँ मानने वाले थे, तो हार कर वो भी उनके साथ छत पर पहुंच गया। प्रद्युम्न बुआ के घर तो कई बार आया था, पर छत पर कम ही आता था। बुआ के घर के सामने यही कोई 10 फीट की दूरी पर उनकी एक पड़ोसन थी। उनकी छत पर कई बच्चे शोर मचा मचा कर खेल रहे थे। न चाहते हुए भी प्रद्युम्न का ध्यान उधर की तरफ चला गया। उन्हीं के बीच एक लंबी सी लड़की, जिसके खुले हुए बाल उस तेज हवा में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। गुलाबी सूट पहने वो लड़की की खिलखिलाहट बार बार प्रद्युम्न का ध्यान उस ओर खींच रही थी। बच्चों में बच्ची बनी वो लड़की तितलियों की तरह फुदक रही थी। आज तक प्रद्युम्न ने ऐसा किसी लड़की को देखकर नहीं किया था, पर आज पता नहीं क्यों बार बार नजरें उधर ही जा रही थीं। उसकी पीठ तो प्रद्युम्न की तरफ ही थी, पर उसका चेहरा प्रद्युम्न को नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों प्रद्युम्न की नज़रें उसकी एक झलक पाने को बेकरार हो रही थीं। धीरे धीरे हवा कम होने लगी। थोड़ा अंधेरा भी होने को था, पर प्रद्युम्न उसकी एक झलक नहीं देख पाया था। नजरें गड़ाए हुए प्रद्युम्न तो वहीं खड़ा रहता, अगर शिवाली उसको नहीं बुलाती। वो उसको नीचे आने का बोलकर नीचे ही जा रही थी। भारी मन से प्रद्युम्न ने नीचे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक ही उसने प्रद्युम्न की तरफ चेहरा किया। इतनी देर की बेकरारी को चैन मिला ही था
कि उसको देखते ही प्रद्युम्न सुध-बुध ही खो बैठा। गोरा रंग, अजीब सा तीव्र आकर्षण था उसमें। प्रद्युम्न सब भूलकर उसको एकटक देखता ही रहा। सहसा उसकी नजरें प्रद्युम्न की नजरों से आ मिली। उसको अपनी तरफ देखता हुआ देखकर प्रद्युम्न झेप गया। वो लड़की उसकी इस हालत को देखकर जोर से हंसी और हिरणी की तरह आंखों से ओझल हो गई। अब तो आंखों से नींद गायब, न भूख लग रही थी न प्यास। बुआ ने उसकी पसंद का पनीर लबाबदार बनाया था, पर लाख चाहने पर भी ध्यान उसी गुलाबी सूट वाली लड़की को सोचे जा रहा था। जैसे तैसे रात कटी। अगले दिन मिहिर और शिवाली को भी तबीयत ठीक न होने का बहाना करके खेलने से मना कर दिया, क्योंकि दिल तो उसकी सोचों में खोना चाह रहा था। प्रद्युम्न ने बहुत बेसब्री से शाम होने का इंतजार किया। घड़ी भी खेल खेल रही थी उसके साथ। जैसे तैसे 5 बजे प्रद्युम्न मिहिर से बोला, बहुत गर्मी सी लग रही है, छत पर कल कितना अच्छा लग रहा था। वो सामने से शायद ये कहना नहीं चाह रहा था कि छत पर उसका कुछ रह गया है, पर मिहिर तुरंत बोल पड़ा कि चलो सब छत पर चलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। प्रद्युम्न को तो मन मांगी मुराद मिल गई। सब साजो सामान के साथ वो छत पर थे, पर ये क्या, सामने वाली छत तो खाली थी। छत पर भी बहुत गर्मी थी। सूरज देवता भी अभी विदा नहीं हुए थे। यह सब देखकर प्रद्युम्न का मन एकदम से उदास हो गया। अब मिहिर को वही तो लाया था छत पर, तो बेमन से पतंग की डोर पकड़कर उसको उड़ाने लगा। शायद ये सब में 6 बज चुके थे, पर सामने वाली छत पर कोई हलचल नहीं थी। प्रद्युम्न का मन डूबने लगा। अचानक एक पतंग कहीं से आई और पेंच लड़ने लगे। प्रद्युम्न ने अपनी पूरी झल्लाट उस पर उतार दी और वो पतंग कटकर हवा में तैरने लगी। मिहिर, शिवाली खुशी से चिल्लाने लगे और प्रद्युम्न भी सब भूलकर उनका साथ देने लगा। सहसा लगा कि सामने वाली छत पर कोई है जो उसको देख रहा है। जब प्रद्युम्न की नज़र सामने गई तो वो दुश्मने जान सामने खड़ी थी। हल्के फिरोजी सूट में गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बालों की चोटी नागिन की तरह बल खा रही थी। प्रद्युम्न का तो दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था कि उसकी आवाज़ कहीं मिहिर ना सुन ले। उस दिन प्रद्युम्न ने पूरा टाइम उसको देखा। यह देखकर उसे और रोमांच हो रहा था कि वो भी उसको देख लेती थी। इतना देखने पर यह अंदाज भी लग गया था कि उसकी आँखें और ज़्यादा खूबसूरत है और काली तो नहीं है। प्रद्युम्न के लिए ये भावनाएं अत्यंत अनोखी थीं। रात भर पल भर के लिए भी उस आँख मिचौली को भूलने का दिल नहीं कर रहा था। एक अत्यंत अनोखा अनुभव, जाने कब आँख लगी होगी पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। रात भर अपने ख्यालों के साथ समय बीता। सुबह तो कब की हो चुकी थी, पर प्रद्युम्न शायद देर रात सोने के कारण अभी तक सो रहा था। बुआ को भी चिंता होने लगी थी। हमेशा समय का पाबंद उनका बच्चा इतनी देर तक क्यों सो रहा है। उन्हें आशंका हुई कि कहीं तबीयत खराब तो नहीं है। इसी बीच उन्होंने प्रद्युम्न को कमरे से निकलते देखा। प्रद्युम्न को तो पता ही नहीं था कि सुबह के 10 बज चुके हैं। बाहर आते ही बुआ ने तुरंत ही चिंता में कई प्रश्न कर डाले कि तबीयत तो ठीक है प्रद्युम्न की, पर प्रद्युम्न के चेहरे पर छाई एक अजीब सी खुशी को देखकर वो फिर अपने कामों में लग गईं। सुबह देर से उठने के बाद नहाने नाश्ता करने में ही कब दोपहर हो गई और फिर इंतजार में कब शाम पता ही ना चला। आज तो प्रद्युम्न ने मिहिर और शिवाली से पहले ही छत पर जाकर पतंग उड़ाने का पूरा सेटअप कर लिया, पर क्या देखता है कि वो भी उसी समय छत पर आ गई है। उन छोटे बच्चों के साथ खेलने का नाटक कर रही थी, पर सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रद्युम्न की तरफ ही लगा हुआ था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी आँख मिचौली में कब 7 दिन बीत गए पता ही ना चला। प्रद्युम्न को तो होश ही ना आता कि यदि माँ का फ़ोन ना आता ये बताने के लिए कि वापसी की ट्रेन का टिकट बुक कर दिया गया है। यह सुनते ही प्रद्युम्न का दिल बैठ गया। एक अनजान और बहुत ही मजबूर रिश्ता कायम हो गया था उन दोनों के बीच। शर्मीला होने के कारण वो ये बात मिहिर से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। दिन बहुत उदास था। अगला दिन भी आ गया। छत पर जाने की बेकरारी तो थी, पर उसके मन को बहुत काबू में कर लेने वाली चंचल हंसी, उसकी आंखों के वो टिमटिमाते हुए तारे, अभी तो उससे कोई बात भी नहीं हो पाई थी।
इसी बीच में फिर काले बादल उमड़ कर आ गए। मौसम फिर बहुत सुहाना हो गया, पर आज प्रद्युम्न ने सोच लिया था कि वो छत पर नहीं जाएगा। अगर गया तो शायद भावनाएं काबू ना हो पाए, और अगर उसने कुछ इशारा किया और वो बुरा मान गई तो नहीं नहीं, वो सोच चुका था कि वो आज छत पर नहीं जाएगा। मीर और शिवाली ने भी ज़्यादा जिद नहीं की, पर मन तो लग ही नहीं रहा था। सो बुआ की इजाज़त लेकर वो पास ठाकुर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। उस जगह हर समय मेला लगा रहता था। छोटी छोटी दुकानें, झूले, चाट पकौड़े के ठेले, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो लोग घूमने के लिए और ज़्यादा ही आए हुए थे। प्रद्युम्न शांति से वहाँ बैठकर सबको देख रहा था। देखकर मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। आईआईटी जाने की खुशी उसे बहुत थी, पर रामपुर आकर वह एक अलग ही प्रद्युम्न बन गया था। इन्हीं सोचों के बीच उसे वही खनखनाती हंसी सुनाई पड़ी। आज तो कयामत ही हो गई थी। उसको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? उसने ज़रूर देखा होगा मुझे। तो क्या उसके मन में भी वही है जो मेरे मन में है? पर यह संयोग भी तो हो सकता है। यही सब सोचते हुए उसने देखा, वो मेरे पास ही आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन परमाणु बम की तरह विस्फोट कर रही थी। वो मेरे करीब से गुजरी। उसने ऐसे किया जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। मैं अभी भी उसी को देख रहा था। मेरे पास से गुजरने के बाद वो पलटी और मुझे देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी। ये देखकर तो मैं सातवें आसमान पर ही पहुंच गया। अपनी जगह से तीर की तरह उठा और उसके पास पहुंचकर थोड़ी दूरी बनाकर उसी के साथ चलता रहा। भीड़ बहुत थी, ऐसा लग रहा था सब हमें ही देख रहे हैं। मैं उसके चेहरे को जी भरकर देखना चाहता था, पर चोरी छुपी ही अपनी नज़रें उस पर डाल पा रहा था। उसका घर आ गया था। दिल में दबी हुई ये आस कि उसको एक बार जी भरकर देख लूं, लग रहा था पूरी नहीं हो पाएगी। जाने से पहले उसको कुछ बोल दूं, अपना कोई नंबर ही दे दूं या उसका मांग लूं। यही सोचते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। वो अपने घर के मेन गेट के आगे खड़ी हुई और मेरी तरफ देखा। ओह, वो नीली बड़ी बड़ी आँखों में शून्य हो चुका था। उसकी आँखों में मेरे लिए क्या था, मैं क्या ही पूछता। पर इतना तो देखा मैंने, उन आँखों में थोड़ा दर्द था। फिर वो मुझे देखकर खुलकर मुस्कुराई और ओझल हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। कल मेरा रामपुर में आखिरी दिन था। अब इंतज़ार था तो छत की उस आखिरी मुलाकात का। शाम के 5 बजने से पहले ही मैं छत पर पहुंच चुका था। मीर और शिवाली भी साथ ही थे। वे भी बहुत उदास थे। 5 बजते ही मेरी नज़र उसकी छत पर जा रही थी। छोटे बच्चे तो छत पर आए, पर वो ना आई। 6 बजे मेरा सब्र का बांध टूट रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे कहूं। उस दिन 8 बजे तक मैं छत पर ही रहा। फिर रात भर मीर से बात करता रहा। उसके घर के विषय में घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। अगले दिन सुबह के 10 बजे मेरी ट्रेन थी। निकलते समय बुआ फूफा जी ने ढेरों आशीर्वचनों के साथ मुझे विदा किया। मीर और शिवाली की भी आंखें नम हो गई थीं। निकलते समय मैंने उसके गेट पर नज़र डाली, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसको अपने पहले प्यार की याद बना लिया और ट्रेन में बैठकर बरेली आ पहुँचा। बरेली आए हुए उसे 2 दिन बीत चुके थे। माँ, पिताजी सब उसके जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। प्रद्युम्न स्वयं भी अब अपने नए भविष्य की ओर देख रहा था। देखते ही देखते 2 महीने पंख लगाकर उड़ गए। प्रद्युम्न अपने कॉलेज के शुरू होने के करीब 1 हफ्ता पहले से ही कानपुर आ गया था, जिससे शुरू की होने वाली सभी ज़रूरतों और तकलीफ़ों का निवारण किया जा सके। कानपुर एक बड़ा शहर था। बरेली में तो सब कुछ आसानी से समझ आता था, पर यहाँ की वो कनपुरिया आबो हवा शुरू में थोड़ा अजीब लगा, पर समय के साथ सब अच्छा लगना लगा। कॉलेज के शुरू होने के बाद तो प्रद्युम्न को अपने लिए भी वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं समीप थीं। प्रद्युम्न भी जान लगाकर पढ़ाई में जुटा हुआ था और उसकी मेहनत रंग लाई। सेमेस्टर में सबसे अधिक अंक लाकर उसने पूरे कंप्यूटर साइंस बैच में टॉप किया था। घर में सबको यह खुशखबरी खुद कॉलेज की तरफ से दी गई। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था।
3 साल बीत चुके थे। वो दुबला पतला नवयुवक अब एक 6 फीट लंबा युवान बन चुका था। व्यक्तित्व ऐसा कि किसी भी लड़की को दीवाना बना दे। चौड़े कंधे, गेहुआ रंग, सुती हुई नाक, उस पर चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत। जाने कितनी ही लड़कियां उसके करीब आने को मचल रही थीं, और ऐसा भी नहीं था कि वह सुंदर लड़कियां नहीं, भला की जानलेवा खूबसूरत फर अंग्रेजी बोलने वाली वो लड़कियां किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना लें। पर प्रद्युम्न को कोई लड़की पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई। या तो कह सकते हैं कि वो बहुत संस्कारी था, या उसके दिल में उस नीली आंखों वाली ने उस दिन से अपनी हुकूमत कर रखी थी। सारा दिन वो अपनी पढ़ाई को महत्व देता, बचे हुए समय में उन 8 दिनों को याद करता जो उसकी ज़िंदगी के सबसे सुंदर 8 दिन थे। आखिर वो पल आ ही गया। आज प्रद्युम्न के कॉलेज में प्लेसमेंट की कंपनी आ रही थी। अपने टॉपर बैकग्राउंड और बेहतरीन प्रस्तुति के कारण उसका चयन आईटी की सबसे बड़ी कंपनी में हुआ था। सबसे पहले पुणे की हेड ऑफिस में जाना था। वहाँ 6 महीने के बाद कंपनी उसको 2 महीने के लिए यूएसए भेज रही थी। यह खबर सुनकर उसके घर में दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा था। कॉलेज में उसका आज आखिरी दिन था। यहाँ से वो सीधे अपने घर जा रहा था। उसके 10 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी। जैसे ही वो घर में घुसा, मीर ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। माँ बुआ तो बलाएं लेते नहीं थक रही थीं। चाचा पापा सब बहुत गर्व से सीना ताने हुए खुश हो रहे थे। वहाँ जाकर पता चला कि शिवाली की शादी के लिए बुआ एक लड़का देख रही हैं, और बात लगभग पक्की हो चुकी है। अगले महीने के एंड तक सगाई का कार्यक्रम होगा। यह सुनकर प्रद्युम्न तुरंत शिवाली के पास गया, और दोनों भाइयों ने मिलकर खूब टांग खिंचाई की उसकी। कितना हंसे सब लोग मिलकर। प्रद्युम्न सोचने लगा कि कितना खुशकिस्मत है वो, जो ऐसा प्यार करने वाला परिवार है उसका। बस कमी थी कोई तो वो, आज भी वो बहुत याद आती है। काश वो भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा होती। प्रद्युम्न बुआ की गोद में सिर रखकर लेटा था। बातों ही बातों में उसने पूछा कि बुआ, शिवाली की सगाई का इंतजाम तो बरेली में ही होगा, क्योंकि लड़का यहीं का है। इस पर बुआ ने बताया, नहीं बेटा, वो तो रामपुर में ही करेंगे, पर तू नहीं आ पाएगा, यह बात मैं समझती हूँ। तेरी नई नई जॉब है। मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, तो वो सीधे शादी में ही आएगा। यह सुनकर प्रद्युम्न उछल कर बैठ गया। बोला, बुआ मैं आऊँगा, कैसे नहीं, मेरी बहन की सगाई है, मैं ज़रूर आऊँगा। बुआ ने तुरंत अपने भतीजे को प्यार किया और बोली, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उनके जाने के बाद प्रद्युम्न का दिल नाचने लगा। उसका दिल कर रहा था कि उड़कर रामपुर पहुँच जाए। वो सोच चुका था, अब की बार वो दिखेगी तो पूछूंगा उससे कि क्या तुम भी मुझसे। नहीं नहीं, कहीं उसकी शादी ना हो गई हो, या वो किसी और से। नहीं नहीं, यह सोचकर दिल बैठ गया प्रद्युम्न का। फिर उसने खुद से कहा कि ऑल इज़ वेल। आज प्रद्युम्न ने पुणे में ज्वाइन कर लिया था। फिर वही भाग दौड़ भरी जिंदगी। इंतज़ार था तो बस शिवाली की सगाई का। उसने पूरे 3 दिन की छुट्टी ली थी। सीधे रामपुर ही पहुँचना था। वापसी का टिकट भी रामपुर से दिल्ली का करवाया, फिर वहाँ से पुणे विद प्लेन। सुबह सुबह प्रद्युम्न रामपुर आ चुका था। थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद वो उसी ठाकुर जी के मंदिर घूम कर आया। अभी 4 साल बाद भी सब वही था, वैसा ही। वापसी में उसके घर के दरवाजे को देखा। सारे मंजर आंखों के सामने आने लगे। दिल चाह रहा था कि दरवाज़ा बजाकर घर में घुस जाए, पर खुद को समझाकर कि घर में इन लोगों का भी तो शाम को बुआ के घर आना तो होगा ही, क्योंकि ये बुआ की पक्की सहेलियों में से थी, अपने दिल को तसल्ली दी। शाम हुई। सगाई की रस्म के लिए लड़के वाले आ चुके थे। माँ पिताजी तो सुबह से ही आ गए थे, और बुआ फूफा जी की मदद करा रहे थे। प्रद्युम्न खुद रेडी होने चला गया। वो खुद इस तरह तैयार हो रहा था जैसे उसी की सगाई हो। ब्लू जीन्स, वाइट कलर की शर्ट, उस पर उसका कसा हुआ शरीर, ऐसा लग रहा था मानो वही दूल्हा हो। जब वहाँ बने उस सगाई की जगह पर उसने कदम रखा तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। सभी महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं।
सब उसकी उपलब्धियों की जमकर तारीफ कर रहे थे। उन्हीं सब महिलाओं में वो पड़ोसी महिला भी थी। पर ये क्या, वो कहाँ है? इधर उधर सब तरफ देखने पर भी वो कहीं दिखाई नहीं दी। मन जो खरगोश के बच्चे की तरह फुदक रहा था, एकदम बंद होने लगा। सारा सगाई का टाइम बीत गया, पर वो कहीं भी ना दिखी। बल्कि वो पड़ोसी महिला एक और महिला के साथ मेरी माँ से बड़ा हंसकर बातें कर रही थी। प्रद्युम्न समझ गया था कि उसकी वो अनजान अनकही मोहब्बत एक अधूरा ख्वाब बनकर ही रह गई है। वो उससे दूर हो चुकी है। शायद वो अब किसी और के घर की इज्जत बन चुकी है। यह सोच कर कि प्रद्युम्न ने उस टूटे ख्वाब की किरचियों को अपने दिल की गहराइयों में दफन कर लिया। शिवाली बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों का जोड़ा बहुत सुंदर था। सगाई के कार्यक्रम के बाद पिताजी तो बरेली उन्हीं लोगों के साथ निकल गए, पर माँ को बुआ जी ने रोक लिया। मीर को अब अपने भाई के मन की हालत पर अब कुछ शक हो चला था। उसने प्रद्युम्न से साफ शब्दों में पूछ लिया, पर प्रद्युम्न ने थकान का बहाना बताकर उसको किसी प्रकार टाल दिया। रात भर बुआ और माँ बातें करते रहे, पर आज पहली बार प्रद्युम्न की आंखों में आंसू थे। रात भर वो नींद के साथ लड़ता रहा। कब सुबह के 5 बजे उसे पता ही ना चला। माँ ने उठाकर उसको चाय दी। 7 बजे उसकी ट्रेन थी और वो लाल आंखें किए उसके दरवाजे को आखिरी बार देखता हुआ चला गया। वो समय दिल में सिर्फ एक ही गाना बज रहा था, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। प्रद्युम्न वापस पुणे आ चुका था और पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त हो गया था। किसी से ज़्यादा दोस्ती और फालतू समय ना खराब करके उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में डुबा लिया था। उस दिन पुणे में बहुत बारिश हो रही थी। प्रद्युम्न को यहाँ लगभग 4.5 महीने बीत चुके थे। ऑफिस पहुंचकर सभी नए एम्प्लॉयज़ का फ़ोन साइलेंट करके जमा हो जाता था। बारिश होने की वजह से प्रद्युम्न थोड़ा देर से ही ऑफिस पहुंचा। जल्दी जल्दी में उसने फ़ोन को जमा किया और अपने काम में जुट गया। बारिश भी पुणे की बड़ी वफादार होती है। जो सुबह से शुरू हुई थी तब से बंद ही नहीं हो रही थी। ऐसे मौसम से प्रद्युम्न को अजीब सी बहसत हो रही थी। जब ऑफिस आवर ख़त्म हुए तो उसने अपने फ़ोन को काउंटर से कलेक्ट किया। जैसे ही देखा तो ये क्या, माँ की कम से कम 10 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। मन एक अनजान आशंका से भर उठा। जल्दी जल्दी माँ को वहीं से कॉल लगाना शुरू कर दिया, पर कई बार करने के बाद भी जवाब में फ़ोन नहीं उठ रहा था। उसने अपना अपार्टमेंट ऑफिस के बहुत ही करीब रेंट पर लिया था। वो माँ की चिंता में भीगता हुआ ही अपार्टमेंट में आया। तभी माँ का जवाबी कॉल आया। बहुत ही जल्दी बिना कपड़ों को बदले ही कॉल पिक कर ली। उधर से माँ की आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आई। उसने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या बात हो गई माँ, और आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कितना परेशान हो गया था, भीगता हुआ घर आया हूँ और आज तो इतना थक गया हूँ कि ब्रेड खाकर काम चलाना पड़ेगा। आज खाना बनाने वाली भी नहीं आएगी। बताइए माँ, ऐसा क्या हो गया? घर में सब ठीक हैं? सब ठीक तो हैं? वो सब एक सांस में बोले जा रहा था। उधर से माँ की मधुर स्नेह से भरी हुई आवाज़ आई, मेरे लाडले बेटे, तेरी इसी परेशानियों की दवा है मेरे पास। वो भी तेरी लाडली बुआ ने ही बताई है। प्रद्युम्न के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या कहना चाह रही हैं। अब बम तो प्रद्युम्न के ऊपर तो तब फूटा जब माँ ने उसे बताया कि उसके लिए एक लड़की पसंद की है, उसकी बुआ और माँ ने। ये सुनकर प्रद्युम्न सन्न रह गया। अभी तो वो सब चीज़ों से निकल ही रहा था, अब ये क्या मुसीबत है। जब प्रद्युम्न ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ ने पूछा कि बेटा, तुझे कोई पसंद है तो बता दे, हम उनको मना कर देंगे। पर वो क्या जवाब देता, वास्तव में कोई है ही नहीं। उसके मुँह से नहीं माँ जैसे ही ये निकला तो वो सब तुरंत खुशी से चिल्लाने लगीं कि उन लोगों से बात कर लो। शायद वो पिताजी से कह रही थी। माँ उस लड़की की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि लड़की बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी है, एमबीए करी हुई है बेटा, आगरा के लोग हैं, तुम वहाँ आ जाओ तो आगे की बात कर लें। प्रद्युम्न के गले से फंसी फंसी आवाज़ से सिर्फ यही निकला कि माँ, इतनी जल्दी क्या है? तो माँ की दलील के आगे
उसको हथियार डालने पड़े कि वो तेरे साथ रहेगी तो तेरे खाने पीने की समस्या के साथ वो तेरी संगनी भी बनेगी और हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर शादी करने में हर्ज ही क्या है? सेटल हो चुके हो, अच्छा कमा रहे हो, यही सही उम्र है। प्रद्युम्न माँ की दलील के आगे निरुत्तर था। सही तो कह रही थी वो, कब तक उस मृगमारीचिका का पीछा करता रहूँगा। यह सोचकर प्रद्युम्न माँ को सिर्फ इतना ही बोला कि जैसा आप ठीक समझो। फ़ोन कटने के बाद वो चुपचाप कपड़े बदल कर लेट गया। कब आँख लग गई पता ही न चला। अगले दिन व्हाट्सएप पर मिहिर का छुट्टी लेने का आदेश पड़ा था। प्रद्युम्न ने ऑफिस पहुंचकर छुट्टी की बात कर ली। बहुत ही होनहार एम्प्लॉय होने के कारण उसको छुट्टी मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। आज की सुबह बरेली में हुई थी। माँ ने आदेश सुनाया कि आज आगरा से लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की देख लेना तुम। वैसे भी लड़की तुम्हारी बुआ की चॉइस है तो बढ़िया ही होगी, तो लगे हाथों अंगूठी भी पहना देना। वैसे भी लड़की की दादी की तबीयत खराब रहती है तो शादी भी आने वाले 10 दिनों में ही कर देंगे। इतने अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। बार बार ये सब सुनकर प्रद्युम्न को लग रहा था कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। पर जब मिहिर ने कहा कि अपनी छुट्टी बढ़वा लो क्योंकि अब भाभी को लेकर ही जाओगे, तो प्रद्युम्न भागकर माँ के पास गया और बस यही बोला कि अगर लड़की को मैं ना पसंद आया या हमारी बातें मैच नहीं हुई तो इतनी जल्दी क्या है अंगूठी की माँ। माँ ने सिर्फ इतनी बात कही कि अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा बेटा, पर तुम्हें अपनी माँ व बुआ पर विश्वास नहीं है क्या? हम तुम्हारे लिए वही करेंगे जो बेस्ट हो। होटल के आगे हमारी डस्टर कार रुकी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति और नवयुवक जो कि उनके साथ ही खड़ा था, पिताजी का स्वागत करने लगे। आज मीर ने मेरे कपड़े चॉइस किए थे। हल्के नीले रंग की शर्ट और ब्लैक फिटेड ट्राउज़र में प्रद्युम्न बेहद शानदार लग रहा था। उस लड़की के घर वालों को देखकर ही लग रहा था कि उनको वो बेहद पसंद आया है। अब सब लोग लड़की को लेकर आने की जिद करने लगे। प्रद्युम्न को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या बोले। उसने ज़बरदस्ती मीर को वहीं रोक लिया। सारा टाइम प्रद्युम्न का दिमाग उदासीन था। उसको इस वक्त ना तो कोई खुशी हो रही थी और वो दुखी भी नहीं था। थोड़ी देर में गुलाबी रंग की साड़ी में दूर से एक लड़की को लाया जा रहा था। माँ और बुआ बाकी सभी लोग उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। शिवालिनी ने प्रद्युम्न के कान में हल्के से कहा कि आपके तो भाग्य खुल गए हैं भैया, इतनी सुंदर भाभी तो चिराग लेकर भी देखोगे तो नहीं मिलेगी। इतना सब सुनने के बाद प्रद्युम्न ने नज़र उठाकर देखा तो रोम रोम खुशी से झूम उठा। ये तो वही है मेरी जान जिसके लिए मैं कब से बेचैन था। इन 4 सालों में रूप यौवन सब बरसा था उस पर। इतनी सुंदर आंखें, गोरी रंगत और वही गुलाबी रंग। तो क्या ये सब संयोग था या वो भी मुझे चाहती थी? प्रद्युम्न के मन में मयूर नाच उठे। उसको निहारते जा रहा था, जिस पर शर्म की लाली उसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर रही थी। माँ ने हल्के से मुझसे पूछा कि तुम्हारी हाँ है तो बता दो बेटा, वरना हम ना करके चलें। इस पर प्रद्युम्न बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोला, जैसे होश में आया हो। हाँ है, हाँ है। सब ज़ोर से हंसने लगे। उस दिन प्रद्युम्न को उसका नाम पता चला कि उसका नाम पल्लवी है। अंगूठी की रस्म हुई और पहली बार उसकी नाजुक हथेली को अपने हाथ में लेकर उसमें अपने नाम की अंगूठी पहनाकर उससे हल्के से कहा, अब तुम मेरी कैद में हो, हर जन्म में मेरी ही रहोगी। 10 दिन बाद प्रद्युम्न की शादी हुई उसकी पल्लवी के साथ। जब वो शादी के बाद उसके कमरे में दुल्हन का साजो श्रृंगार करके बैठी थी तो प्रद्युम्न को अभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मोम से बनी लड़की मेरी किस्मत बन चुकी है। उस रात उसे पूरी तरह अपना बनाने से पहले बस मैंने इतना पूछा कि क्या वो भी मुझे तब से चाहती है। तब उसने मुझे जो बताया उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। वो बोली, मैं उस साल अपने मामा के घर रामपुर आई थी। मैं तो आपसे पहले दिन से ही मोहब्बत करती थी। उस दिन गेट पर आपको देखकर मेरी आंखों में दर्द था क्योंकि मैं अगले दिन आगरा जा रही थी। पर जब मेरी शादी की बात घर में चली तो मैंने अपनी माँ को आपके बारे में बताया।
माँ ने तुरंत मामा जी को फ़ोन लगाकर आपके बारे में सब मालूमात कर ली। तभी पता चला कि शिवाली की सगाई है और आप भी आ रहे हो। मेरी माँ तुरंत रामपुर आई और मामी के साथ सगाई में आईं। आपको देखकर वो तो फ्लैट ही हो गईं। लगे हाथों आपकी माँ से बात भी कर गईं। प्रद्युम्न को याद आया कि माँ उस दिन कोई और नहीं पल्लवी की माँ से बात कर रही थीं। उसके बाद आप तो चले गए, पर आपकी माँ ने मेरी माँ से कहकर मुझे रामपुर बुलवाया और सभी परिवार वालों ने एक दूसरे को जाना। मुझे देखने के बाद आपकी माँ ने तो मुझे उसी दिन आपकी वाइफ घोषित कर दिया। मीर और शिवाली को मैंने उन 8 दिनों में जो हुआ वो सब बताकर अपनी साइड कर लिया। अब तो आपको परेशान करने में मुझे और मज़ा आ रहा था। उन्होंने भी आपको कुछ नहीं बताया। इस तरह एक फुल प्रूफ प्लान के साथ मैंने आपको सरप्राइज़ कर दिया। प्रद्युम्न मिहिर और शिवाली पर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ सब माफ़, क्योंकि जो तोहफा मुझे आज मिला है उस पर 10 झूठ कुर्बान। इतना कहकर प्रद्युम्न ने शरारती मुस्कान के साथ पल्लवी को देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह प्रद्युम्न के जीवन का वो संयोग उसके जीवन का सुखद संयोग बन गया। प्रद्युम्न के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मिले जो आज हो हमको तो दिल को मेरे कसम से सुकून मिला है।